और अब बात गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की, जहां शाह ने कश्मीरी अवाम के विश्वास और कश्मीर के हालात को बदलने के लिए पीएम मोदी का संकल्प दर्शाया। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर की जनसभा में मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। दूसरी तस्वीर सुरक्षा की चिंता किए बिना शाह श्रीनगर में जनसभा के बाद नीचे उतरकर जनता से मिलने पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान शाह ने कहा कि मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसलिए ना कोई बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। तो ये अमित शाह की दो तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री की, जो श्रीनगर पहुंचे हैं और जब उनके मंच पर एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया ताकि वो उसके पीछे से भाषण दे सकें, लेकिन अमित शाह ने वो शीशा अपने सिक्योरिटी को बोलकर हटवा दिया। कहा सीधा संवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद जब वो मंच से उतरे तो लोगों से सीधे जाकर मिले। कहा आपके सामने हूं, अपने मन की बात आपसे करूंगा। और श्रीनगर दौरे की ये दो बेहद दिलचस्प तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अजमेर में आज विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा और शांति भंग में 4 छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने के साथ ही दर्जनों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर कॉलेज में उग्र प्रदर्शन किया गया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गोरा सहित 4 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया और बाकी के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की गई। इससे पहले छात्र नेता कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देने से पहले पूर्व में दिए गए मांग पत्रों पर हुई कार्रवाई का विवरण मांगने पर अड़ गए, जिससे हालात बिगड़ गए और पुलिस को उन्हें बल प्रयोग कर तितर बितर करना पड़ा। तो ये अजमेर की तस्वीरें हैं, जहां अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्र पहुंचे थे, प्रदर्शन किया गया और जब पुलिस के हटाने से नहीं हटे तो फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग यहां पर करना पड़ा और कहीं कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस वाले और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। अभिजीत दवे संवाददाता अजमेर हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। अभिजीत, 7 मांगे क्या थी और क्या ये मामला फिलहाल सुलझा लिया गया है? देखिए, प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ था उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। 4 एबीवीपी के छात्र नेता हैं, जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गोरा शामिल है। 4 छात्र नेताओं को शांति भंग में गिरफ्तार करने के साथ कई छात्र हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 129 के तहत कार्रवाई की गई है। जो 7 सूत्रीय मांगे थी जिनको लेकर एबीवीपी का आज प्रदर्शन था, वो चौथी बार उन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी 3 बार इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रमुख मांग थी कि जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन में जो सीटें हैं उन सीटों को 25% तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा एनसीसी की जो 3 विंग्स यहाँ पर काम करती है, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की, उसमें भी सीटें जो है उसमें भी सीटों को % जो है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग जो है वो काफी जर्जर हो चुकी है, वहां पर छात्राओं के लिए सुविधाओं का अभाव है, उनमें इजाफा किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है ये प्रदर्शन था और प्रदर्शन में एबीवीपी के छात्र नेता जो हैं इस बात को लेकर जिद पर अड़ गए थे कि जो प्राचार्य हैं वो अपने चैम्बर से बाहर आकर ज्ञापन लें और ज्ञापन लेने से पहले जो 3 बार उनको ज्ञापन दिए गए हैं उन ज्ञापन पर उन्होंने क्या कार्रवाइयां की हैं उसका आश्वासन उनको दें। जी, इन बातों को लेकर जो है वो तीखी नोकझोंक हुई थी और वो तीखी नोकझोंक जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के आड़े आई और पुलिस को फिर हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को तितर बितर करना पड़ा और 4 छात्र नेताओं को जो है पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार करने के साथ अन्य छात्र जो प्रदर्शन में शामिल थे और कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई यहाँ पर की है। फिलहाल स्थिति जो है अब सामान्य हो चुकी है और एहतियात के तौर पर जो राजकीय महाविद्यालय है वहां पर पुलिस केसरगंज चौकी का जाब्ता जो है वो तैनात है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की, परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पाद पे उतारू थे उनको धारा 129 CRPC के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बितर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दौसा में चोरों के बुलंद हौसले हैं। चोरों ने बैंक को निशाना बनाया, बैंक की तिजोरी में सेंधमारी की, नोटों से भरा बक्सा चोर ले गए, शौचालय की दीवार तोड़कर चोरी की गई। देवली के एक निजी बैंक का यह मामला। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और ये 2 तस्वीरें जहां से चोर घुसे, जहां से सेंधमारी की गई, और ये बैंक के मुख्य द्वार की तस्वीर जहां से तिजोरी पार की गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। और दौसा के चर्चित फर्जी पोस्टमार्टम मामले में आज कोतवाली थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और वकील भी शामिल हैं। 7-8 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 2016-17 में दौसा में फर्जी पोस्टमार्टम की गैंग सक्रिय थी, जो किसी व्यक्ति की मौत हुए बिना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देती थी और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर लाखों का इंश्योरेंस क्लेम किया जाता था। गिरोह में पुलिसकर्मी, वकील, डॉक्टर, बीमा कंपनी, सर्वेयर, दलाल समेत कई लोग शामिल पाए गए। वाले मामले में पूर्व में पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करके 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं प्रकरण में जो 3 प्रकरण चल रहे थे, उन्हीं में आज 5 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए हैं। सवाई माधोपुर पुलिस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 6 डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं इस मामले में कई आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 मूल परीक्षार्थियों की जगह पर 3 फर्जी परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा देने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। परमानंद मीणा जो दौसा का निवासी है, उसकी जगह एक डम्मी कैंडिडेट परीक्षा देने गया था, जिसको भाषा से वहाँ के परीक्षक लोगों ने पहचान लिया, जिसको लाया गया, उसका प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा दूसरा, रिपु दमन पीजी कॉलेज पे 2:30 पारी में 2:30 बजे तक प्रवेश था। प्रवेश के जस्ट 1 मिनट बाद एक गाड़ी अर्टिगा जो दिल्ली नंबरों की आकर रुकती है। राजसमंद जिले की नाथद्वारा पुलिस ने नगर पालिका के एक पूर्व पार्षद को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना पर जब पुलिस लालबाग गर्ल्स कॉलेज से हॉस्पिटल की तरफ पहुंची तो वहां एक व्यक्ति पुलिस जीप देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा, तलाशी ली। युवक की जेब से 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। इसके अलावा उसकी जेब से एक चाकू भी बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी को NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी नशे के कारोबार में लिप्त रहा है। उसके पास में लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई तथा उसकी तलाशी में एक धारदार चाकू भी मिला। NDPS एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त मादक पदार्थ कहां से लेकर आया, उस स्रोत का पता किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी खामलोद द्वारा किया जाएगा। जैसलमेर में दशकों पहले स्थापित 2 कॉलेज आज भी लेक्चरर की राह देख रहे हैं। जी हां, SBK कॉलेज और ML सावल बालिका महाविद्यालय के सभी संकायों में 70% लेक्चरर की कमी है, जिसमें दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाले 2000 छात्रों को अपने भविष्य का डर सता रहा है। SBK कॉलेज में व्याख्याताओं के 29 पद हैं, जिनमें से 19 पद खाली हैं, जबकि ML सावल बालिका महाविद्यालय में लेक्चरर के 22 पद हैं। यहाँ 16 पद खाली हैं। खास बात यह कि यहाँ कार्यरत 6 व्याख्याताओं में से एक को फतेहगढ़ भेजा जाना है। यह हाल तब है जब जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है।
आज की स्थिति में कुल व्याख्याताओं के सहाचार्य और सहायक आचार्य मिलाकर के 29 पद है, स्वीकृत पद है, जिसके विरुद्ध अभी 10 पद भरे हुए हैं। इसमें नई स्वीकृतियाँ भी शामिल है, नए विषय खुले हैं वो भी शामिल है, और सब मिलाकर के अभी 10 पद भरे हुए हैं, 19 पद रिक्त है, जिनके लिए हमने आगे लिख रखा है और कुछ विद्या संबंधों में दीपावली के बाद तुरंत शुरू कर देंगे, ये हमें पूरी आशा है। लोकल लेवल पर यदि बात करें तो यहाँ जो पारिवारिक माहौल है उसके हिसाब से लड़कियों को बाहर भेजने पर कम ध्यान है। तो यहाँ कॉलेज होने की वजह से बालिका शिक्षा में प्रतिशत बढ़ रहा था पहले, लेकिन अब इन पिछले कुछ सालों में फैकल्टी कम होने से बालिकाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बाहर भेजने से पेरेंट्स कतराते हैं। और अब पिछले 2 सालों में तो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। आज से पहले जो एमएलए रह चुके हैं और अभी भी जो एमएलए हैं उनको भी सूचित कर दिया जा चुका है। जैसलमेर से कई मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में भी एमपी साहब है जो मंत्री है, बट आज तक शिक्षा को लेकर किसी ने भी, चाहे विधानसभा हो और चाहे राज्य लोकसभा हो, कहीं पे कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। जैसलमेर की तो शिक्षा के अंदर पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। सरहदी जिला जैसलमेर आज भी शिक्षा के लिए जद्दोजहद करता नजर आता है। दशकों से यहाँ 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें आज भी 70% प्राचार्य और सहप्राचार्यों की कमी महसूस की जा रही है। जहाँ कोरोना के बाद उम्मीद थी कि शिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, लेकिन स्थितियां कुछ और ही है। धरातल पर ना तो प्राचार्य है और न ही सहआचार्य। कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना अब छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है। बालिका शिक्षा की बातें करने वाली सरकार अब अपने दावों की पोल खुलने के बाद क्या करेगी, ये देखने का विषय है। लेकिन धरातल पर बड़ी बड़ी बातें जो सरकार करती है, उपखंड स्तर पर कॉलेज की जो है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं। 2 जो नए कॉलेज स्वीकृत हुए, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की जो है वो भी बात कही जा रही है। लेकिन दशकों से खोले जा चुके 2 सरकारी कॉलेज जो आज भी शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ना वहाँ प्राचार्य है, ना ही सहप्राचार्य, और स्थानांतरण खुलने पर यहाँ से कई प्राचार्यों का तबादला भी कर दिया गया है, जिसको लेकर अब छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। कोटा का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर से कटघरे में। अस्पताल में मासूम डेंगू के मरीजों के परिजनों को बेड के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हालत यह है कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बाद डॉक्टर तो दूर नर्सिंग स्टाफ तक देखने नहीं आता। वहीं अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी से संक्रमण का खतरा सता रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नर्सिंग स्टाफ का बर्ताव अच्छा नहीं है। सब कर्मचारी 1-1, 2-2 घंटे में आते हैं। सबसे मैंने हेल्प मांगी, कुछ सहायता नहीं हुई। मैंने नेताओं से भी हेल्प मांगी तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो इस कारण मैंने आपको बुलाया है। और मेरे बच्चे, मेन समस्या है यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को गोदी में लेकर जमीन पे सुलाया है। अभी तक कोई ड्रिप नहीं लगी है। दिन की जो ड्रिप 4 बजे लगना चाहिए वो 5-6 तक लगती है। कल मेरे बच्चे की ड्रिप 8 बजे तक लगी। फिर रात में अगर ड्रिप लगनी होती है तो फिर वो डायरेक्ट 10 बजे लग जाएगी। तो टाइमिंग का भी तो देखना है। अब अभी तक बच्चे ने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया है। अब वो ड्रिप कब लगेगी उसको भी 1-1.5 घंटा चाहिए। ड्रिप लगने के बाद में फिर बच्चे खाना कब खाएगा, वो उसको 1-2 बज जाए। सफाई के भी इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि कार्य चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट्स हैं और जहाँ पे पेशेंट अभी एडमिटेड हैं, जो भी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा सके जिससे रोगियों को तकलीफ नहीं आए। लेकिन बाकी दोनों फेज़ और स्मार्ट सिटी का बनने के बाद में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ पे बेड्स की संख्या, नीकू की और पीकू की संख्या और सुविधाएं बहुत अच्छे से विकसित हो जाएंगी। भरतपुर में नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया। 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। ट्रक से तस्करी की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान में छुपाया गया था। सेवर थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। ये वो ट्रक था जिसमें गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था और इस ट्रक में काफी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निकला जिसके अंदर गांजा रखा गया था।
रेड लाइट पर भीख मांगते छोटे बच्चों को आपने जरूर देखा होगा। इन बच्चों के लिए आपके दिल में भी दया दिखी होगी। अब राजस्थान बाल आयोग मजबूरी में भीख मांगने वाले ऐसे बच्चों की जिंदगी संवारने की योजना बना रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में बाल आयोग बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस अभियान में दूसरे राज्यों से यहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए लाए जा रहे हैं बच्चों के ऊपर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ उन गैंग्स के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी है जो गैंग्स बच्चों को बचपन में ही इस गलत धंधे में डाल देते। राजस्थान बाल आयोग के मुताबिक राजधानी में अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर बच्चों को लाया जाता है। ऐसे बच्चों का एक बार पुनर्वास करने के बाद फिर उन्हें किसी अन्य स्थान पर बाल भिक्षावृत्ति में झोंक दिया जाता है। कानूनी प्रावधानों के जरिए भिक्षावृत्ति पर रोक की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। सारे बच्चे जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ ज्यादा है, तो अब हम अन्य राज्यों के साथ में बैठकर भी बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे भी हम लोग बैठ के हमारा एसओपी तैयार करेंगे ताकि उसके परिणाम निकलकर हमारे सामने आ सके। बाल आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि राजधानी में ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह बाल भिक्षावृत्ति न पनपे। इसके लिए ऐसी गैंग्स के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा जो बच्चों को इस गलत काम की ओर जबरदस्ती धकेलते हैं। पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है, तो बिल्कुल इस मामले में हम लोग भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं और चाहे वो श्रम विभाग हो, सामाजिक कल्याण विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, मानव तस्करी यूनिट हो और स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबके सहयोग से हम उस गैंग तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की जब गैंग सामने आएगी तो उसको जो भी हमारे जे एक्ट के तहत जो भी दंड होगा, जो भी माननीय न्यायालय से हम अपील करेंगे, सरकार से अपील करेंगे, ताकि इस तरह की गैंग को जब एक बार हम तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे, तभी हमारे ये जो बच्चे हैं वो सब इन सब से राहत मिल पाएगी बच्चों को। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ज्यादातर बच्चे मजबूरी में भिक्षावृत्ति का पेशा अपनाते हैं। एक अभियान चला करके उन तमाम दूसरे राज्यों से आ रहे बच्चों को रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो कि जानबूझ करके इन बच्चों को इस भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार देश में हर साल लगभग 48,000 बच्चे गायब होते हैं। इनमें से आधे बच्चे कभी नहीं मिलते हैं। इन गायब बच्चों में से अधिकांश को अपराध या भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। राजस्थान बाल आयोग का ये अभियान कितना कारगर होता है और इन बच्चों का जो भविष्य है इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी मांगते हुए बीतता है या फिर इसमें कुछ सुधार आता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाले अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2004 में जारी अमूल का ये विज्ञापन राजनीतिक इतिहास की याद दिलाता है। 2004 के आम चुनाव में दोबारा चमक बिखेरने के इरादे से अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। वाजपेयी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। अमूल ने इंडिया शाइनिंग की तर्ज पर इंडिया डाइनिंग का संदेश दिया। वाजपेयी सरकार तो ये आम चुनाव हार गई, लेकिन अमूल की जीत जारी रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।